जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और आज पब्लिक न्यूज़ की दूसरी सालगिरह 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं पब्लिक न्यूज़ को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। मेरे साथ काम करने वाली टीम की इसमें बड़ी काविशें शामिल हैं क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री पर एक सख्त इस वक्त बहरानी सूरत हाल है। तमाम तरफ जितने भी पाकिस्तान के न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, तो इन मुश्किल हालात में भी पब्लिक न्यूज़ और उसकी टीम ने बड़ी कोशिश की कि अपने नाज़रीन को जिस हद तक हो सकता है इंफॉर्मेटिव न्यूज़ और एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स पहुंचा सके। मेरी सारी टीम की तरफ से और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब हमें देख रहे हैं। आपका ताउन, आपका देखना, आपकी जो तारीफ़ें हैं वो हमारा सबसे बड़ा हौसला है और मैं अपनी पूरी टीम को, अपनी मैनेजमेंट को इस पर मुबारकबाद देना चाहूँगा 2 साल मुकम्मल होने पर। और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की मेहनत और लगन के साथ हम काम करते रहेंगे और अच्छे दिनों की उम्मीद जैसे बाकी सब इस वक्त टीवी इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं, वो उम्मीद हमसे भी वाबस्ता है, हम भी उस उम्मीद से वाबस्ता हैं। तो वो उम्मीद और वो अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अब बात करेंगे आज की सियासी सूरत हाल के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट जो कि PIA का वो बदकिस्मत तैयारा जो लाहौर से कराची जा रहा था, उसको जो हादसा पेश आया, उस पर रिपोर्ट आज कौमी असम्बली में सरवर खान साहब जो कि वज़ीर हवाबाजी, उन्होंने पेश कर दी कि अच्छी रिवायत इस हुकूमत की ये है कि रिपोर्ट्स पब्लिक हो रही हैं, रिपोर्ट्स को सामने रख दिया जाता है। अमल दरामद होता है नहीं होता ये एक अलग से बहस है, लेकिन मैंने अपनी होश की ज़िंदगी में JITs बनते देखी, कमीशन बनते देखे, लेकिन रिपोर्ट इस तरह रिपोर्ट्स को मंजर आम पर आते नहीं देखा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि रिपोर्ट्स को मंजर आम पर लाया जाता है और इस रिपोर्ट में भी इस पे कई लोगों को इख्तलाफात भी हैं, खदशात भी हैं। उस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया गया, काबीना के सामने रखा गया, फ्लोर पर रखा गया, मीडिया को दिया गया और फिर उसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं जो टेक्निकली आज सरवर खान साहब ने उठाए भी हैं, उस पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। डेफिनेटली उस पर भी हम बात करेंगे कि जहाज़ जब लैंडिंग पे था तो उसकी मतलूबा जो हाइट थी वो 2500 होनी चाहिए थी, लेकिन वो 7000 फीट की बुलंदी पर था और जब वो 10 नॉटिकल माइल्स पे था तो उसने लैंडिंग गियर्स खोले, 5 नॉटिकल माइल्स पे आया तो उसने लैंडिंग गियर्स को दोबारा से बंद कर दिया। जब वो रनवे की तरफ आया तो प्रॉपर लैंडिंग ना हो सकी, तो दोनों जो इंजन थे जहाज़ के लेफ्ट और राइट विंग पर वो रनवे से टकराए और उससे आग भी भड़की। उसके बाद दोबारा पायलट ने टेक ऑफ किया और जब उसको कहा गया कि दोबारा राउंड लेकर रनवे की तरफ आए तो उस वक्त तक इंजन फेल हो चुके थे और तैयारा जो है टेक ऑफ के बाद आबादी के ऊपर था तो वहीं गिर गया और आखिरी अल्फाज जो पायलट के थे वो रब ताला को याद कर रहा था, या अल्लाह आखिरी अल्फाज थे। लेकिन रिपोर्ट ने कहा है कि इस हादसे का जो जिम्मेदार है वो पायलट है जो इस दुनिया में नहीं रहा और ट्रैफिक कंट्रोलर की गफलत की वजह से हादसा पेश आया। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पालपा से साबिक पायलट आदिल बिन कमर साहब। आदिल साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि कुछ लोगों का एतराज यह है कि फौरन ही हादसे का जिम्मेदार पायलट को करार दे दिया जाता है और दो टेक्निकल बातें मैंने की हैं, जरा उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हाइट ज्यादा होना इस हादसे की वजह बना और पायलट ने कंट्रोल टावर की डायरेक्शंस को नहीं सुना, ये एक दूसरी बड़ी वजह बना इस हादसे की। क्या आप इन 2-3 पॉइंट्स को जो सरवर साहब ने उठाए हैं क्या उस पर सहमत हैं, आप एग्री करते हैं सर उस पॉइंट्स पर? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका मुझे मदद करने का। नहीं देखिए, इसमें जो आपने पहला पॉइंट किया है, इस पूरे जो हादसा है इसके 2-3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो उसकी अप्रोच है, वो डिस्टेबलाइज थी, वो अब हम सबको पता चल गया है, ATC के रिकॉर्ड से भी और सब मीडिया में सबको पता है कि देवर हाई एंड हॉट जो हम कहते हैं। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है इस यहाँ तक कि उनकी अप्रोच डिस्टेबलाइज थी। दे केम, उन्होंने गियर्स ऊपर रखे हुए थे, दे टच डाउन, उनके इंजन लगे हैं और उसके बाद उन्होंने दोबारा जिसको हम कहते हैं रिजेक्टेड लैंडिंग। अच्छा, इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए। इस पॉइंट को आपने कहा कि लैंडिंग गियर्स ऊपर रखे हुए थे, क्या उन्होंने जान के ऊपर रखे हुए थे या लैंडिंग गियर्स खुल नहीं सके? ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई सर। नहीं, उन्होंने पहले लैंडिंग गियर्स लिए हैं, वो आए हैं और उसके बाद दोबारा उन्होंने ऊपर किए हैं। क्या वजह थी? क्या उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, वार्निंग्स आ रही थी, जो भी वजह थी वो बेहतर समझते थे इसको, उन्होंने लैंडिंग गियर ऊपर किए, लेकिन उनको फिर टच डाउन से पहले गियर नीचे करने चाहिए थे
वो किस वजह से नहीं किए वो हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं अभी तक। लेकिन हमें ये पता है कि जब जहाज के इंजन लगे हैं रनवे पे, उस वक्त गियर्स नीचे नहीं थे, तो उन्होंने इनिशिएट किया है रिजेक्टेड लैंडिंग। और ये जो इंजन क्या ये पायलट के नॉलेज में होता है ऑन पैनल के गियर डाउन हो चुके हैं? डेफिनेटली देयर आर इतनी वार्निंग्स हैं कि आपको तो परेशान कर देती हैं। और जब वो उन्होंने पहले लिए हैं और दोबारा ऊपर किए हैं क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा थी, हो सकता है उन वार्निंग्स को खत्म करने के लिए उन्होंने ले लिया हो। तो मैं आपको नहीं लगता जो इस रिपोर्ट में फोकस रखा गया कि वो 7,000 फुट पे था, उसे 2,500 फीट पे होना चाहिए था, जो मेरी एविएशन के एक्सपर्ट से पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री बात हुई है, तो ये तो एक मामूल की बात होती है कि अक्सर जहाज मतलूबा हाइट से ज्यादा हाइट पर होते हैं पर वो सेफली लैंड करते हैं, ये एक मामूल रूटीन है। पायलट जो आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों अकेले बैठे होते हैं, तो वो मामूल की डिस्कशन चल रही होती है। इस रिपोर्ट में फोकस गैर जरूरी बातों पर है, टेक्निकल बातों पे फोकस नहीं है, उसका फुकदान है। ये एक तासुर है सर, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इनफैक्ट यही वजह बनी है इस सारे इवेंट की भी कि जो हालात जा रहे हैं, वो पायलट्स अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस थे दोनों। वो कोविड के बारे में बातें कर रहे थे बिकॉज ये जो माहौल बना हुआ है कोविड की वजह से, पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, उनको प्रमोशंस की परवाह है, वो फिक्र है, उनका करियर खत्म हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये सिंपल इशू नहीं है कि जी खाली वो डिस्कस कर रहे थे। सर गॉट द पॉइंट, आदिल साहब गॉट द पॉइंट। मेरा सवाल सर बड़ा प्रिसाइज है कि मैं मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि वो आपस में टॉक क्या कर रहे थे, गो ये इंपॉर्टेंट है। मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि वो डबल हाइट पे थे। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में कई फ्लाइट्स डबल हाइट से लैंड कर जाती हैं। मेरा पॉइंट ये है कि सर इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन क्यों नहीं है कि लैंडिंग गियर्स क्यों नहीं ओपन हुए थे? उसको क्या कम्युनिकेट किया गया था एटीसी से या नहीं सर? नहीं, वो अब हम भी डिटरमिन, बिकॉज जो इनकी रिपोर्ट में भी ये सीक्वेंस दिया है कि थे नहीं थे, इस स्ट्रेस की वजह से दे वर नेचुरली इन्वॉल्व इन समथिंग, वो वहां तक। और आपने बिल्कुल सही बात की, हम सब के करियर्स में हजारों बार आदमी जो है डिस्टेबलाइज आता है, लेकिन उसके तरीके हैं, प्रोसीजर्स है कि आप हमेशा 2 राउंड करते हैं, रिजेक्टेड लैंडिंग करते हैं, अपने को स्टेबलाइज करके फिर लैंडिंग के लिए आते हैं। सो वहां तक तो ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है सारे सिनेरियो में कि जो एटीसी थी, जो और लोग थे, एयरपोर्ट तो बिल्कुल खामोश और खाली पड़ा हुआ है, ना वहां पर क्रैश टेंडर्स किसी नजर आ रहे हैं, उनके जहाज इंजन रगड़ रहा है, ना कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है, ना एटीसी रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर इन सिचुएशंस में लेट्स से कि एक शख्स गलती कर रहा है, अच्छे प्रोसीजर्स जो हैं वो यही स्टेट करते हैं कि लोगों को इंटरवीन करना चाहिए। अप्रोच वाला टेलीफोन पे एटीसी से बातें कर रहा है, भाई वो एटीसी को कहे कि जहाज डिस्टेबलाइज है, उसको मैंने कहा भी है चेक करो क्या वजह है, उसको कहो यू आर नॉट क्लियर टू लैंड। अच्छा, मेरी इत्तलात ये भी है कि शायद एटीसी में उस वक्त बंदा जुमा की नमाज के लिए गया था, एटीसी में कोई मौजूद नहीं था, क्या ये बात दुरुस्त है सर? तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना जी, कि आप जहाज बुलवा रहे हो और आपका एयरपोर्ट इस वक्त तैयारी नहीं है लेने के लिए, ना इमरजेंसी सर्विसेज रेडी हैं, ना एटीसी में कोई बंदा है, तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। आपके पास भी कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि एटीसी में उस वक्त कोई बंदा नहीं था? क्या ऐसी इत्तलात आपके पास भी हैं? ऐसे ही लगता है क्योंकि अप्रोच का काम नहीं है कि वो एंड तक जहाज को कंट्रोल करे, उसको चाहिए कि वो 1500 फुट पे ला के जहाज को टावर के हवाले करे। और हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात है। आदिल साहब, मैं चाहूंगा इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए। जैसे ही जहाज लैंडिंग पे आता है, जहाज रनवे के करीब पहुंचता है, उसको एटीसी से कनेक्ट होना चाहिए, अप्रोच से नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात आपने क्लियर कर दी। अगर अप्रोच से है तो एटीसी में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसका ये मतलब है। लेकिन ये पॉइंट रिपोर्ट में नहीं है सर, अबूरी रिपोर्ट में ये अहम नुक्ता भी मिस है सर। ये उसमें खाली उन्होंने ये ब्लेम डाल दिया है, लेकिन दे आर ट्राइंग टू कवर अप, यू नो। इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है, वो दोनों तो मर गए हैं, उनको अब आप क्या करेंगे, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, रेप्रिमांड, ताकि दोबारा ऐसी चीजें ना हो। दी एयरपोर्ट फैसिलिटीज हैड टोटली फेल्ड टू रिस्पॉन्ड इन अ सिचुएशन लाइक दिस। और उसके बाद जब इंजन लगे और जहाज ने दोबारा गो राउंड किया, दे वर वेरी लकी, इनके पास 6-7 मिनट थे। अगर एटीसी उस वक्त भी अलार्म रेज करती कि यू हैव हिट द इंजन, जहाज का क्या हाल है, इमीडिएटली कम बैक एंड लैंड, दे वेस्टेड 7-8 मिनट्स व्हिच वर क्रूशियल। अगर वो पहले ही लैंड कर जाते आराम से तो ये सब खत्म हो जाता किस्सा। बिल्कुल, क्योंकि रनवे पर तो वो देख चुके थे कि जहाज के इंजन टकरा चुके हैं रनवे के साथ और उससे चिंगारियां और आग निकली है, तो डेफिनेटली इंजन डैमेज हुआ है, तो दे हैव टू रिस्पॉन्ड। यू आर राइट सर। मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं सर। जो आज जो पॉइंट्स वजीर हवाबाजी ने उठाए हैं सर, वो बड़े खतरनाक हैं। 150 पीआई के पायलट्स में से मुबैना के पास जाली लाइसेंस है,
40% के पास सर, 150, 400 में से 150 के पास जाली लाइसेंस है। व्हाट इज दिस सर? ये हमारा एक अनफॉर्चुनेटली मुल्क का बहुत सीरियस सिनेरियो है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड ओनली टू पीआईए पायलट। ये हर जगह पे, आपको पता है 15 साल पहले जब हमारे कुछ प्रोफेशनल्स ने बाहर अप्लाई किया था, ये वहां से शुरू हुआ था सिलसिला। उन्होंने एम्बेसी से कहा कि इनकी डिग्रीज वेरीफाई कराएं, जो ये एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें इनके बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है। उसके बाद से वेरिफिकेशन शुरू हो गई थी। उससे पहले 10-15 साल पहले से तो वेरिफिकेशन हो ही नहीं करती थी डिग्रीज की। लोगों ने डोमिसाइल लिए हुए थे और अपने मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स के लिए जाली डिग्रियां लेना, ये तो बड़ा एक कॉमन रैकेट शुरू हो गया था और ये बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन इस इशू को इस इंसिडेंट के साथ लिंक करना, इट इज नॉट फेयर। इन दोनों की डिग्रीज वर ओके, आप वो इशू लें, दैट्स अ नेशनल इशू। अब आप इस वक्त सारे पाकिस्तान में जाली डिग्रीज शुरू हो गई हैं। आपको इसके रिपरकशंस का अंदाजा है। सारी दुनिया आपको डिसरिगार्ड कर देगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं सारी दुनिया में? क्या हमारे हर काम जो जाली हो रहे हैं? वो हो रहे हैं जरूर, लेकिन यू डोंट हैव टू हाईलाइट देम लाइक दैट। आदिल साहब, आई विश कि आप मेरे साथ 5 मिनट और रहिए। मेरे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफी हैं, मैं तो उनका भी इस पे लेना चाहूंगा। अमीर अब्बास साहब हैं हमारे कोलीग, हमारे दोस्त। अमीर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्जियाकार और माहिर कानून, तो मैं उन्हें नहीं कहता क्योंकि हम हर टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं आपकी डिग्री को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आपकी काबिलियत इतनी है कि अब हम आपको एक्सपर्ट बोलते हैं सर, हर चीज में आप बात करते हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो मैं चाहूंगा, आप दोनों ने अगर गुफ्तगू सुनी है, राजा आमिर अब्बास साहब आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इस सबोरी रिपोर्ट में नहीं है, उसको क्लियर नहीं किया गया, जिसका तस्करा आदिल साहब ने भी किया, कि जब जहाज के इंजन टकरा गए रनवे के साथ, तो एयरपोर्ट पे जो स्टाफ था, जो इमरजेंसी स्टाफ था, उसने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? देयर वर 4, 5, 6 मिनट्स। उसको एक तो क्लियर नहीं किया गया। दूसरा, अप्रोच से कनेक्ट है जहाज, एटीसी से नहीं है। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, इसका तस्करा भी इस रिपोर्ट में नहीं है। राजा आमिर अब्बास साहब एक कमेंट से। देखिए अदनान, अनफॉर्चुनेट जो इसका पहलू है, शायद दुनिया में ये नहीं होता होगा कि जब जहाज अप्रोच पे आ रहा है, लैंडिंग पे आ रहा है, और आपका जो ग्राउंड का अमला है, अगर वो जुम्मा की नमाज पढ़ने गया है और वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ दुनिया में ना सिर्फ हमारे पीआईए को बदनाम करेगी, पाकिस्तान के लिए एक ऐसी बात होगी कि इस मुल्क में ये किस किस्म का निज़ाम है कि जनाब 320 एयरबस आ रही है और उसके लिए नीचे अमला नहीं है। पायलट साहब जब आते हैं, जब उनका ग्राउंड पे वो हिट करते हैं, तो जैसे कि अभी ये पैल्पा के जो नुमाइंदे हैं बता रहे हैं कि जी ग्राउंड पे वो प्रेपरेशन ही नहीं थी, कि अगर उसके गेयर नहीं, लैंडिंग गेट्स खुले हुए थे, तो क्या वजह थी कि वो एम्बुलेंसेज, वो फॉर्म, वो दीगर चीज़ें जो रनवे पे वो जो अमला होता है, क्या सिर्फ पीआईए लोगों से एग्जॉर्बिएंट लाखों रुपए के किराए वसूल करने के लिए मौजूद है? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? इन्होंने दुरुस्त कहा कि वो दो तो मर गए, लेकिन जो लोग मौजूद हैं उनको जरूर ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का उनसे जवाब लेना चाहिए। और शर्मिंदगी की बात है कि जनाब 40% अगर पायलट्स की डिग्रीज और लाइसेंसेस अगर फेक हैं, फोर्ज्ड हैं, फैब्रिकेटेड हैं, तो फिर उनको ये नोटिसेस वगैरह नहीं जाने चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर्स कटनी चाहिए और उन्हें कल से पहले जेल में होना चाहिए, और फिर जाके ये ना हो कि वो जाके अदालतों में स्टे ले रहे हैं, आप उनके खिलाफ सर्विसेज के केस करें। राजा साहब ने उठा दिया, लेकिन मैं उसमें तो फिर मुझे उस एक बंदे की नेग्लिजेंस नजर नहीं आती सर। एक पायलट अगर टेस्ट देता है तो वो कोई अथॉरिटी टेस्ट लेती है, इसका मतलब है कि वो अथॉरिटी भी फेक है जो बंदों को वेरीफाई नहीं करी कि कौन टेस्ट के लिए बैठ रहा है। मैं सरवर साहब की इस बात को अगर मान लेता हूं कि एक बंदे ने अदनान हैदर की जगह अमीर अब्बास ने जाके टेस्ट दे दिया, अमीर अब्बास फिर पैनल के सामने पेश हुआ, 5 लोग सर, 5 इंपॉर्टेंट लोग जो पैनल का इंटरव्यू लेता है एक पायलट के लिए, जिसमें तमाम डायरेक्टर लेवल के पोस्ट है। डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन होता है उस पैनल में, डायरेक्टर एचआर होता है, डायरेक्टर एचआर ऑपरेशंस होता है, चीफ पायलट ट्रेनिंग होता है, चीफ पायलट इक्विपमेंट। ये 5 बंदे पैनल में जरूर होते हैं जो पायलट का इंटरव्यू भी करते हैं। तो इसका मतलब ये कि पूरे का पूरा सिस्टम ही फेक है जो इन पायलट्स को भर्ती कर रहा है, जिन पर आज ही कहा जा रहा है कि उनके लाइसेंस जैली हैं, उनकी डिग्रियां जैली हैं, उनके टेस्ट किसी और ने दिए। मतलब सरवर साहब पूरे सिस्टम को करप्ट बता रहे हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल सर? किस पर एक्शन होना चाहिए? अदनान, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि अगर कोई पायलट जाली लाइसेंस हासिल कर रहा है या जाली डिग्री की बुनियाद पर लाइसेंस हासिल कर रहा है या किसी
अपनी जगह पे किसी और को इम्तिहान दिलवा लाइसेंस हासिल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अकेला इसमें शामिल नहीं है, उसके साथ शरीक मुलजिम भी है। तो शरीक मुलजिम तो है कि जब आप पाकिस्तान में नौकरियां सिफारिशों की बुनियाद पर लेंगे, जब आप पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर भर्तियां करेंगे, जब आप पाकिस्तान में रिश्वत दे के नौकरियां लेंगे, तो जाहिर बात है उस घिनौने धंधे के अंदर सिर्फ वो एक शख्स तो शामिल नहीं है ना जो फायदा हासिल कर रहा है, पूरा माफिया है जो माफिया आपके लिए राय और नजरें बिछाकर बैठा हुआ है कि आप आए, पैसे लाए तो हम आपको नौकरियां देते हैं, सिफारिशें हैं तो हम आपको नौकरियां देते हैं, और अगर कोई तगड़ी सियासी सिफारिश है तो हम आपको नौकरियां देते हैं। ये कैप्टन साहब ने एक बात की, मुझे उस बात पर बड़ा दुख हुआ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कैप्टन साहब ये बात करेंगे कि जी ये जो जाली डिग्रियों का सुन रहे हैं आपको, जो जाली लाइसेंस का जो मामला है, इस मामले को क्यों उछाला जा रहा है? भाई पहले कौन सी नेक नामी पाकिस्तान के माथे का झूमर बन गई है? मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अगर पहले नेक नामी नहीं है तो अब बदनामी पाकिस्तान के माथे पर थोपी जाए, लेकिन जो हमारे अंदर गंदगी है, कितने अरसे तक आप गंदगी को ढांप के उसमें से आप कोई जाफरान की खुशबू निकाल लेंगे? गंदगी तो गंदगी है, आखिर उस गंदगी को कभी ना कभी किसी फोरम पर एक्सपोज करना ही है ना। ये जो पार्लियामेंट के फोरम पर रिपोर्ट पेश की है, अगर पार्लियामेंट के फोरम पर रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती और पार्लियामेंट के फोरम पर ये कौम को नहीं बताया जा सकता, कौम के नुमाइंदों को, कि 260 पायलट्स की यानी 1/3 ऑफ द टोटल पायलट्स ऑफ पाकिस्तान पीआईए और प्राइवेट एयरलाइंस के, वो गलत तरीके से पायलट बन गए, और जो लाइसेंस है उनके पास वो लाइसेंस टू किल है। अदनान वो लाइसेंस टू फ्लाई नहीं है, वो लाइसेंस टू डेथ है, लाइसेंस टू किल है। और अगर उन्होंने जाली डिग्रियों से लिया है या उन्होंने जाली इम्तिहानों से लिया है, तो इसके ऊपर मट्टी डाल के इंटरनेशनल दुनिया जो है क्या वो पागल है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आदिल साहब ये पॉइंट बड़ा वैलिड है जो अमीराबाद साहब ने उठाया है कि गो इस हादसे सम पैटर्न जो इसको इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर इतनी बड़ी करप्शन क्यों है और कौन कौन लोग हैं, वो कैसे इंटैक्ट हुए, कौन उनके सपोर्टर थे, उन सबका एहतसाब होना चाहिए सर, सिर्फ एक का नहीं, उस पायलट का नहीं जो जाली डिग्री लेके या जाली टेस्ट देके या हिस्सा बना पीआईए का। देखिए मेरा बात ने बिल्कुल सही बात की। आई विल सपोर्ट हिम इन व्हाट ही इज सेइंग कि ये हाईलाइट जरूर होना चाहिए, इट हैज टू बी डन। ये हमारा फैब्रिक खराब हो चुका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको टाइम पे देख के करना चाहिए और ये जरूर करें आप इसको। और इसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है? लेट्स से अगर मैं गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस जाली लेता हूं तो आप मुझे ज्यादा ब्लेम करेंगे या पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे लाइसेंस दिया है? सिमिलरली सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो सारी इंटरनेशनल फ्लाइट हर चीज को कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान में। तो ये जो आप शो कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, वो लड़कियों को तो शॉर्टकट चाहिए। अगर आप किसी से कहते हैं कि जी शॉर्टकट लगाओ पैसे दो जाली लाइसेंस, वो क्यों नहीं लेने जाएगा? बट देने वाले का सबसे बड़ा जिम्मेदार होना चाहिए, उनका जमीर जागना चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंट काम है, आप इस किस्म के लाइसेंसेस लोगों को दोगे, इतने उसमें सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, वो सब कैसे उन्होंने बाईपास कर लिए कि हर चीज जाली हो गई? वो हुआ जरूर है, आई डोंट डिनाई दैट। उसके लिए बड़ी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन, और ये हमारा नासूर जो है हमारे फैब्रिक को खराब कर रहा है मुल्क का, इसको जरूर बिल्कुल सही कह रहे हैं अमीर अब्बास के, ठीक होना चाहिए। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के साथ इसको कह रहा हूं कि ना लिंक करें, बिकॉज इन दोनों की तो जाली डिग्री नहीं थी ना। इस वक्त वी आर फोकसिंग ऑन दिस इंसिडेंट। सर आदिल साहब, आपके ख्याल में इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या टेक्निकल खामियां हैं जिस पर अगली इंक्वायरी को वर्कआउट करना चाहिए सर, अगर बता सकें आप? नॉट बीन वेरी एलैबोरेट, उनको काफी एलैबोरेट तरीके से देखना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा देखिए, रेगुलेटरी बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की। वो हर चीज पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारे इशू की सीए की है। सीए ने फ्लाइंग क्लब्स को मॉनिटर करना है, उन्होंने पायलट्स एजुकेशन को मॉनिटर करना है, पायलट्स की ट्रेनिंग को करना है, जब एयरलाइन में पायलट्स आ जाते हैं उनमें करना है, उनके इंस्पेक्टर्स हैव टू बी अबव बोर्ड एंड एवरीथिंग। इस पूरे जब तक ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं होगा, ये एयरलाइन दोबारा कभी ठीक नहीं होंगी। वो तो शॉर्टकट्स ढूंढेंगी, उन्होंने तो पैसा बनाना है, वो तो चाहेंगे कि हमारे शॉर्टकट्स लगाओ और काम चलाओ। हाउ कैन वी हैंडल दिस इशू सर? ये बहुत बड़ा इशू है। पायलट की जाली डिग्रियों का मामला पहली दफा नहीं उठा, इससे पहले भी उठाया गया था। क्या सिर्फ मामला पायलट की जाली डिग्रियों और जाली लाइसेंस तक ही है, या आपके ख्याल में जो अमीराबाद साहब ने इशारा दिया है उसके लिए तो सर बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, जिसके बाद शायद पीआईए या बाकी इस मुल्क में चलने वाली जितनी भी एयरलाइंस हैं जो कि लोगों को लेके एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रही होती हैं सर?
राजा आमिर अब्बास साहब। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है अदनान के, अब ये जब बात खुल गई है, रिपोर्ट आ गई है, तो हमें लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत हर चीज़ जो रिपोर्ट आ रही है उसको फॉलो अप ज़रूर करेगी, और अगर फॉलो अप करेंगे तो कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है डिटर्मिन करना। और इन्होंने दुरुस्त कहा कि सिविल एविएशन जिसकी ये ड्यूटी है, आप देखिए कि उस सिविल एविएशन में, और उसके बाद आप देखिए कि जब पॉलिटिकल जो गुज़श्ता 2 हुकूमतें थी उसमें किस तरीके से PIA में इंडक्शन होती थी, कौन लोग होते थे, कि कैसे भर्तियां कर रहे थे, तो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है। PIA हेडक्वार्टर कराची में ये सब कुछ मौजूद है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब आप PIA को अगर सिर्फ चेयरमैन की हद तक और रेवेन्यू की हद तक अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो इनफ नहीं है। सिविल एविएशन को भी देखिए, PIA को भी देखिए, और ये वो एयरलाइन है कि जिसने एमिरेट्स बनाई, जिसने सिंगापुर बनाई लेट 60s और 70s में, और आज उसका ये हालत है कि उसमें जेली और फेक डिग्रीज के साथ ना सिर्फ पायलट्स आते हैं, अभी आप इंजीनियरिंग में चेक कीजिए, वहां पे जो ग्राउंड पे इंजीनियर, मुझे ब्रेक पे जाना है अमीर अब्बास साहब, ये टॉपिक मैं क्लोज करने जा रहा हूं, मैं ये टॉपिक क्लोज करने जा रहा हूं। 2 बातों पे आपका कमेंट चाहिए। एक ये कह देना कि जी पायलट, क्योंकि कोरोना पे बात करें तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, मेंटली लैंडिंग के लिए रेडी नहीं थे, वो कंफ्यूज थे। दूसरा ये कह देना कि हाइट ज्यादा थी। मैंने पर्सनली चेक किया है कि हाइट ज्यादा से लैंड करना एक मामूल की बात है मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे। तो ये 2 जस्टिफिकेशन देकर ये कह देना कि पायलट रिस्पॉन्सिबल है, क्या ये काफी होगा सर? देखिए, सिर्फ पायलट को नहीं, मेरा ख्याल है इसमें शायद ATC को भी रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया। और अभी तो ये इनिशियल आप कह रहे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, जब हतमी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि मजीद इसमें कौन कौन से लूप होल्स हाईलाइट किए गए। लेकिन कैप्टन साहब, आदिल साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि इसमें जो जो लोग मुलव्वस हैं, मेरा ख्याल है इनके खिलाफ कत्ल अमद का मुकदमा दायर होना चाहिए। कत्ल खता नहीं, कत्ल अमद का मुकदमा दायर होना चाहिए। आप देखिए, सिंगापुर एयरलाइंस ने ली कुआन यू के जमाने में एक दफा सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट्स ने और वहां की तंजीम ने स्ट्राइक कर दी। ली कुआन यू ने आस्तीनें चढ़ाई, कौम के सामने आया, कहता जिसने स्ट्राइक करनी है वो भाड़ में जाए। मैं देखता हूं कि मेरी सिंगापुर एयरलाइन को उड़ाने से कौन रोक सकता है, और उसने फिर उड़ा के दिखाई सिंगापुर एयरलाइन, और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बना के दिखाई। ये होती है वो आयरन फिस्ट अदनान हैदर साहब, जो लीडरशिप को दिखाना होती है। हमारे पालपा से लेके और हर इदारे में बैठे हुए जो तंजीमें हैं, जो यूनियंस है, जो लेबर यूनियंस है, ये भी एक माफिया बन चुकी हुई है। ये रेजिस्ट करती है चेंज के लिए, ये प्रोटेस्ट करती है चेंज के लिए। जैसे भी स्टील मिल के अंदर हुकूमत कुछ करने जा रही है, वो इकट्ठी हो गई है सारी यूनियंस। अमीर भाई, आप ये खदशा खुदा न खास्ता जाहिर कर रहे हैं, अमीर भाई आप ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस इतनी बड़ी होगी कि कुछ नहीं होगा, मामला जूं का तू ही चलेगा। यही बता रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। देखिए, जब परवेज मुशर्रफ के जमाने में 2006 में प्राइवेटाइज हो चुकी थी स्टील मिल्स, हुकूमत पाकिस्तान में और स्टील मिल्स खरीदने वालों के दरमियान दस्तखत हो गए थे, वार्डा साइन हो गया था। वहां की लेबर यूनियन उठी, उसने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी, सिंध हाई कोर्ट ने केस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को। इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे। पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा जो बोझ बन गया था इदारा, जो हम उसको कर चुके थे प्राइवेटाइज, और पाकिस्तान का खजाना जो है उसको जो डेंट पड़ रहा था वो बच गया था। लेकिन इफ्तिखार चौधरी माफिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप ये कह रहे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, लेकिन मैं करता हूं कि इस मुल्क में जिस माफिया का तज़किरा अमीर अब्बास साहब कर रहे हैं, अल्लाह करे वो माफिया कमजोर हो, ताकि सिस्टम वो PIA का हो या वो इस मुल्क में किसी भी इदारे का हो, वो बेहतर हो सके। ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, हम तो अख्तर मेंगल साहब की अलहदगी और नाराजगी के बाद ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या हुकूमत इत्तेहादियों को, नाराज इत्तेहादियों को मना पाएगी, और जो इत्तेहादी अभी तक साथ हैं पर नाराज हैं, क्या उनको भी मना पाएगी? पर अब मजबूरन हमारे सवाल ही बदल गए सर। अब तो हम ये पूछ रहे हैं कि पंजाब के सूबाई वुज़रा और वफाक के जो वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा, उनके दरमियान जो PTI में इख्तलाफ है, क्या वो खत्म हो पाएंगे? क्या जो फवाद चौधरी साहब ने बता दिया कि असद उमर साहब ने जहांगीर तरीन को निकलवाया, जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया, असद उमर ने जहांगीर तरीन ने शाह, मतलब एक दूसरे को इतना आपस में निकलवाया और पार्टी में इन कराया कि मैं तो रिदम भूल गया हूं सर कि किसने पहले किसको निकलवाया। राजा साहब देखिए अदनान, ज़हन में एक बात रखिए कि इस वक्त मनी बिल जो सा है वो टेबल होने वाला है,
और मनी बिल जब टेबल होने वाला होता है तो आपके इत्तेहादी जो उनसे ये जानते हैं कि हमारी जो अहमियत है यही वो वक्त है कि इसमें वो उजागर होगी, क्योंकि मनी बिल में अगर फेलियर होता है तो फिर ना किसी नो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, ना किसी और चीज़ को मूव करने की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ख़त्म होती है। तो ऐसी सूरत हाल में वो इनकैश कराने के लिए या उनकी जो अपनी उनसे गुजारिशात होती हैं पुरानी जो काफ़ी अरसे से चली आ रही होती हैं, रुकी होती हैं, तो वो समझते हैं कि ये बेस्ट टाइम है कि आप अपनी मराद भी ले लें, अपनी फेवर्स भी ले लें और जो कुछ हासिल कर सकते हैं वो करें। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई लंबा चलेगा। और ये जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी अब जैसे कि आप देखें पंजाब से चौधरी बरादरान हैं या उनकी पार्टी है, PMLQ है। मेरी सवाल की सादगी का फायदा उठा लिया आपने, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैंने रोक दिया आपको। सर मेरा सवाल भले इत्तेहादियों से घूमा, लेकिन मेरा फोकस उन खदशात पर है, उन बातों पर है जो फवाद चौधरी साहब ने की, और उन्होंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सर देखिए, फवाद चौधरी की बातों को एक तो ज़हन में रखिए कि वो उनका एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने एक अपना ज़ाती तज्जिया दिया है। अब आपने ज़हन में ये रखना है कि इमरान खान के आपने नेगेटिव या गवर्नमेंट की नेगेटिव बातें तो बताई, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो ये भी बताते कि इस गवर्नमेंट ने किस अंदाज में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके गए, अगर वो ये बताते कि किस अंदाज में वो माफियास के साथ टकरा रहे हैं, किस अंदाज में वो बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, ये एक बड़ा एक फैशन बन गया है कि जी आप गुड गवर्नेंस आप देखिए कि किन हालात में ये हुकूमत कर रहे हैं, जहां पे 7 या 8 अपराध आपको जी मैं 2-3 पॉइंट्स जो उन्होंने उठाए ना सर ये देखें, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग हो गई, तो क्या इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी पहले से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है? वो मुंतखब नुमाइंदों से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है? आप क्या समझते हैं कि उन्होंने गलत कहा? क्या गैर मुंतखब लोग काबीना में ज्यादा मुअस्सर नहीं है? क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई को गैर मुंतखब शख्स नहीं चला रहा? मतलब या राजा आमिर अब्बास भी कह दे कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत कह रहा हूं। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि वो फैक्चुअली शायद ब्यूरोक्रेसी हमेशा से इस मुल्क में मजबूत रही। आप कह रहे हैं कि जो अवामी नुमाइंदगे हैं उनकी पार्टिसिपेशन कम हो गई, उनके इख्तियारात कम हो गए। तो एक चीज़ अदनान ज़हन में रखिए कि पिछले 20 साल से हम ये अवामी नुमाइंदों को ही देखते आए। ये जो अभी PIA की बात की, तो यहीं से हमने देखा कि कैसे MPAs और MNAs लोगों को भर्तियां कराते थे। इनकी परफॉर्मेंस भी हमने देखी कि कैसे हर MNA की बात नहीं कर रहा, लेकिन मिनिस्टर्स और वज़राए आज़म सॉरी किस अंदाज में अरबपति बन गए। तो ये तमाम चीज़ें भी आवाम के सामने होनी चाहिए कि जब पार्लियामेंट के या अवामी नुमाइंदों को जो इख्तियारात दिए गए, उन्होंने इस मुल्क के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया कि आपके हम के पैसे जाके लंदन में कोई पार्क हो गए, कोई अमेरिका में पार्क हो गए। तो ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, और ये वो चीज़ें हैं कि जिसको मौजूदा गवर्नमेंट टैकल कर रही है। तो लेट्स नॉट से कि 2 साल के अरसे में कोई फेलियर हो गया है, कतन किसी किस्म का फेलियर नहीं हुआ, और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यकीनन जा रहे हैं। सक्सेस भी तो कोई नहीं। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर आप सक्सेस इतनी जल्दी उम्मीद ना रखें। मैं इस पे आता हूं सर अगले टर्म पे आपके। मुजाहिद बरेलवी साहब, जो बातें फवाद चौधरी साहब ने की, क्या ये उनका जाती तज्जिया है? आप किस हद तक इससे उनके तज्जिए से, उनके एनालिसिस से या उनकी कही हुई बातों से इत्तेफाक करते हैं? सर एक तो राजा साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, और मैं इसलिए इन्हें पसंद करता हूँ कि वो जो रवायती लोग होते हैं ना, जो बदकिस्मती से इमरान खान की मजबूरी कहें, प्रेशर कहें, जिनके सबब उन्हें अब उनके साथ अगर 150 MNA हैं, तो मेरे ख्याल में 20-25 पार्टी में रहे होंगे, 20-25 काफ लीग के होंगे, 10-15 मुशर्रफ से आए होंगे, 18-19 नून लीग से आए होंगे। असद उमर, अब मैं जो खासाब की असल टीम है उनमें से 5-6-7 लोगों को ही उंगलियों पे देख रहा हूँ। खुद फवाद चौधरी साहब कहाँ से गुजर के आए, मेरे तो बड़े दोस्त मेहरबान हैं, उनके बारे में कुछ नहीं होगा। उनका माशाल्लाह वाले चौधरी अल्ताफ हुसैन रहा, जेलम के बड़े लोग थे, मुशर्रफ के तर्जुमान रहे, फिर पीस पार्टी में गालिबन गए, फिर पता नहीं और कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए। तो लेकिन एक बात बता दूं कि अगर फवाद चौधरी और जो लोग खास साहब को जानते हैं, और राजा साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं,
पार्टियों में किसी आदमी की जरूरत नहीं होती, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी या इमरान खान, कि वो अपनी कोई बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। या तो उससे कहलवाया जा रहा है या उससे उसको कुछ कोई और इशारा है, वरना इंडिपेंडेंट राय, सॉरी टू से, बाकायदा ये तो आपकी जो आप अमेंडमेंट लाते हैं ना, जो 18-19 एक अमेंडमेंट है कि इवन पार्लिमानी पार्टी में के इजलास में कौमी असम्बली का कोई रुकन अपने कायद की बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ ने ये करारदाद पास करवाई थी कि 13वीं 14वीं तरमीम थी। बरेलवी साहब, तो मैं तो इस बात की तो हम राजा साहब भी तारीफ कर रहे हैं, अमीर अब्बास भी करेंगे, मैं भी करूंगा कि बड़ी अच्छी बात है कि जो आप राइट टू स्पीक है वो आपको मिल रहा है। पर सवाल यह है कि अगर वो सारी बातें ठीक हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान साहब का और उनकी पार्टी का स्टैंड बड़ा वीक है। जहां उनके इत्तेहादी नाराज है वहीं उनके अंदर भी बहुत सारे जो मामलात हैं वो बड़े कशीदा है सर। मतलब मेरा सवाल उस पर्सपेक्टिव से है सर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर। अरफान, मुझे बात पूरी करने दें आप, या तो मेरी बात पूरी करने दें ना आप मुझे। या तो देखें, पार्टी के अंदर होता है, हमें भी पता है, हमने भुट्टो साहब के जमाने से सियासत देखी हो अलग। एक बात कहलवाई जाती है, ये बात रखो, देखो क्या करता है कोई फला, जो खुद नहीं कहना चाहते वो दूसरे को पैगाम दे रहे हैं, असद इसको ये कर दो, असद उमर को ये कह दो, कर दो, ये करवाया जाता था, हमें पता है। वो भुट्टो साहब करते थे, हर से कहते थे शेख रशीद को दलील कर दो, वो जे रहीम को ये कर दो, फला कर दो, बीबी इनके लिए करते हैं, ये पार्टी कायदे खुद नहीं करते, इस्तेमाल करते हैं। या तो सॉरी टू से जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट या पिंडी अपारा कह रहे हैं, वो उधर से कुछ कहा जाता है कि जी ये जो वरना फवाद चौधरी सॉरी टू से, मैंने कहा ना दोस्त है, कहाँ से इतनी बड़ी बात करेंगे। वो खुद अभी तक जिस तरीके से उनका जो सियासी पस मंजर है सबको पता है। तो ये जो आज हम लोग 3-4 दिन से बहस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे अफसोस होता है कि फवाद चौधरी के एक बयानिए पर आप लोगों ने पूरे प्रोग्राम उनके लिए समेट दिए। उससे ज्यादा हम मसला काजी फादीशा है, उसमें ज्यादा कोरोना वायरस है। नहीं सर, सारे मसले हैं, लेकिन सारे चैनल इस पे फोकस कर रहे हैं। आई एग्री विद यू कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमीर अब्बास साहब, बरेलवी साहब हमारे सीनियर हैं और बरेलवी साहब ने इशारा ये दिया है, उससे मैंने ये तासुर लिया है कि फवाद चौधरी साहब ने किसी के कहने पे ये सारी बातें की हैं सर। और ऐसा ही कुछ आज कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने भी कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। देखिए अदनान, मैं तो ये देखूंगा कि क्या कह रहा है, मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन कह रहा है। फवाद चौधरी के बारे में जो दिल्ली साहब ने कहा वो ठीक है कि उनका पस मंजर वो पहले मुशर्रफ साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ, वो अपनी जगह पे, लेकिन वो कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को नट बोल्ट ठीक करने के लिए नहीं लाया गया था। इमरान खान को लोगों ने वोट दिया था सिस्टम तब्दील करने के लिए, जो इमरान खान नहीं कर सका। क्या गलत क्या फवाद चौधरी? फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, जिन आम पौधों के ऊपर जिन कॉम्पिटेंट लोगों को बिठाना चाहिए था, उसने नाम लिए बगैर परवेज महमूद खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सीमकम प्लस का जिक्र किया। क्या ये गलत क्या फवाद चौधरी? फवाद चौधरी ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कोई मुल्क की गवर्नेंस ठीक नहीं कर सकता, और इमरान खान इन 2 सालों में पंजाब में बदतरीन तरीके से नाकाम हो गया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाने में, यह मुतारिफ करवाने में। बल्कि जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे 2015 में, जिनकी मुद्दत खत्म होनी थी 2021 में, 2018 में जब ये मुंतखब होकर आए माशाल्लाह तब्दीली सरकार, इन्होंने मुंतखब शुदा लोकल गवर्नमेंट के ऊपर शमखून मारा पंजाब में। आता इन्होंने मुंतखब नुमाइंदों को माजूल कर दिया, मुअत्तल कर दिया। आज इमरान खान और उस्मान बुज़दार को मुअत्तल करके बनी काला एक को और एक को कौंसा शरीफ भेज दिया जाए तो फिर ही कहेंगे जमहूरियत पे शमखून मारा। इन्होंने शमखून मारा। क्या ये फवाद चौधरी ने गलत कहा? फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है। क्या नहीं हो रही है पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स? क्या शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के इख्तलाफ जो है वो सबको सामने नहीं है? क्या असद उमर जो है उनके अपने पार्टी के अंदर खुद एक अपनी हेजमनी लाना चाहते हैं कि ये हकीकत नहीं है? जो कुछ फवाद चौधरी ने कहा आप देखेंगे, आप आज की तारीख नोट कर लें 24 जून, और 6 महीने के बाद आप देखेंगे ये लोग और फटेंगे और लोग बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान जिस तब्दीली का 6 महीने का अल्टीमेटम इसलिए दिया, आप कह रहे हैं अमीर साहब 6 महीने का अल्टीमेटम उन्होंने अपने आप के लिए दे दिया कि 6 महीने बाद हम सारे लड़ पड़ेंगे और फट पड़ेंगे। 6 महीने का तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि अभी उन्होंने भी 6 का दिया सर, उधर से भी 6 का आया। देखिए हुकूमत के 2 साल पूरे हो गए। 2 साल का मतलब है कि 40% ऑफ द होल गवर्नमेंट टेन्योर आप गुजार चुके हैं। जो आखिरी साल होगा अदनान, वो मारामारी का सवाल है, उसके अंदर काम नहीं होता।
प्रैक्टिकली काम करने के लिए आपके पास 2 साल है। इतना बड़ा जिन था इस मुल्क के निजाम का, जिसके आई एग्री विद यू राजा साहब। अमीर अब्बास साहब की बाकी बातों से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कता ताल्लुक हूं मैं ना उनको इंडोर्स कर रहा हूं ना उससे इख्तलाफ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आपने लड़ पड़ना है अगर मैं अमीर अब्बास के साथ हो गया। लेकिन अमीर अब्बास की इस बात के साथ तो मैं सर जली हरूफ में एक इश्तिहार लेके खड़ा हूं कि 2 साल तो गुजर गए। जमहूरी मुल्क पाकिस्तान के अंदर 5 साल के सेटअप में आखिरी साल तो आप इलेक्शन का निकाल दीजिए, आपके पास अमीर अब्बास कह रहे हैं 40%। मेरे नजरिए के मुताबिक मैं माइक पकड़ के बाहर फिरने वाला रिपोर्टर और आप एंकर बनाऊं तो रिपोर्टर की हैसियत से मैंने ये देखा है कि आखिरी साल आपकी सियासत का साल होता है। तो मेरी नजर में 50% गुजार चुके। जो लोग 50% में डिलीवर नहीं कर सके राजा साहब, वो अगले 50% टाइम में क्या डिलीवर करेंगे? सिफर पे खड़े हैं आज ये सर, मेरा है ये सवाल। बाकी अगर आपने अमीर अब्बास का कोई रिस्पांस करना तो वो कर दें, उसको रोकूंगा नहीं सर। देखिए, 2 बातें की अमीर अब्बास ने। एक तो कहा कि जी फवाद ने कहा कि जी पार्टी के अंदर जो है लीडरशिप की जो सेकंड टियर है उनमें इख्तलाफात हैं। हमने भी 15, 20, 30 साल में ये देखा कि जो भी जमहूरी पार्टी होती है उसमें जो सेकंड टियर की या लीडरशिप होती है उसमें आपस में इख्तलाफ होंगे। आपको याद होगा कि जो इससे पिछली गवर्नमेंट थी, चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ और ऐसे ऐसे इख्तलाफात थे कि जो इससे कहीं बढ़ के थे कि जो कि बातचीत भी नहीं होती थी, ये कम से कम साथ बैठते हैं। इसी अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हम देखते हैं। आप वो नाहिद खान को देख लीजिए, दीगर को देख लीजिए उनकी सीईसी में, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, एक सियासी पार्टी में ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इसको अगर ला के आप टीवी पे कहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई बहुत बड़ी चीज़ सोल्यूशन की तरफ जाएगी। नंबर 2 बात हो रही है कि जी 2 साल हो गए। अब आप 2 साल को अगर कंपेयर करते हैं तो इन 2 साल का मुवाजना आप पिछली हुकूमतों से भी कीजिए कि 2 साल में क्या अचीव होता था, और जो मौजूदा टारगेट्स, ये जो मौजूदा हालात मौजूदा गवर्नमेंट ने को मिले हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जिसमें करप्शन है, जिसमें आपके दोनों पुराने पार्टीज के सदूर बैरूने मुल्क हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 2 साल में आपकी तमाम रिफॉर्म्स भी आ जाएंगी, 2 साल में पुलिस भी ठीक हो जाएगी, 2 साल में माफियाज भी खत्म होंगे। कितने साल में आएंगे? अमीर साहब ने बड़ा अल्लाह अच्छा करे जल्द से जल्द आए। सिस्टम एग्जिस्ट करता था लोकल बॉडी का, जैसा भी था, आप उसको स्ट्रेंथन करते, आपने उसको बंद कर दिया उस दुकान को। ये तो बड़ा अच्छी बात उन्होंने की है, इस पे तो मैं भी उनके साथ हूं कि गलत किया था उन्होंने। बिल्कुल सही कहा। लोकल गवर्नमेंट्स आपके आइन का एक हिस्सा है और लोकल गवर्नमेंट्स जरूर होनी चाहिए, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज को मत भूलिए। आप ये ना भूलिए कि पाकिस्तान के साथ डार क्या करके चला गया था, आपके रिजर्व्स कितने थे, आपका मुल्क किस तरीके से बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा था। ये तमाम चीजें जो है, आप सऊदीया गए, आप उधर गए, फॉरेन लेवल पे आपका जो एक आपका पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब नाकाम नहीं हुए, और जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, जो कि उनकी पार्टी के बड़े अहम रुकन है, जो उनके बड़े क्लोज हैं, जो काबीना के मेंबर हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, ने कहा वो गलत कर, ये उसकी जाती राय है, ये उसकी जाती राय है। और फवाद को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि 2 साल में ये मुमकिन नहीं है कि आप ये सब कुछ अचीव कर ले। अगर आप नट बोल्ट की बात करते हैं तो इमरान खान लगा हुआ है और वाकई ही वो चैप्टर्स खोल रहा है कि जो चैप्टर्स इस मुल्क में, डोंट फॉरगेट अदनान के ये माफियाज ऐसे नहीं होते हैं। आप हम सब में इस वक्त सीनियर हैं इस पैनल में सर। राजा साहब का कहना यह है कि 2 साल में कभी भी तब्दीली नहीं आती, 2 साल में टारगेट अचीव नहीं होते। आपने अगर 2 साल की परफॉर्मेंस देखनी है तो पिछले दूसरी पार्टियों की भी 2-2 साल की परफॉर्मेंस देखें। क्या ये मंतक, क्या ये जो नुक्ता है कि ये वैलिड है सर? इज इट जस्टिफाइड सर? देखिए, एक तो ये कि बसर एहतराम, राजा साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, कोई वजीर है, सरकारी ओहदे पे है, जज है, जनरल है, उसकी कोई जाती राय नहीं होती। उसकी जाती राय या उसकी जाती फेल सिर्फ घर के अंदर होता है, चाहे वो नेकर पहन के घूमे, चाहे वहाँ वो गालम गलौच करे। लेकिन जब वो सड़क पर आ जाता है तो उसकी या स्क्रीन पे आ जाता है तो उसकी जाती राय नहीं रहती। बस एहतराम राजा आमिर साहब, वो पब्लिक की बात बन जाती है। जिस तरीके से जो वो अमेरिकन शहरी जो बात कर रही है, वो कोर्ट में कह रही है,
खुल के कह रही है कि मलिक साहब ने ये करा और ये मेन स्क्रीनों पर आ रहा है। अब तक तो मुझे ख्याल था कि जियालो को चाहिए था कि वो जिन चैनलों पे आ रहा है वहां जाके उस वहां पर जैसे पास होता तो उनके पहुंच जाते हैं उनके चैनलों के, जहाँ पर ये कैसे हो गया, इतना बड़ा कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। तो एक तो बात ये कि ये वजीरों की जाती राय नहीं होती। जिस तरह के मैंने अभी सॉरी टू से इसमें आ रहा है, काजी फायज ईसा साहब को हिसाब किताब देना था कि उनके असासे बीवी के पास आए, उन्हें रिजाइन देना था, पहले उन पर इल्जाम लगा था, उसके बाद उस कुर्सी पे बैठते। अभी आज खड़े ना, कल 4 लोग खड़े होंगे उनकी अदालत में। सर आपकी तो बीवी पे इल्जाम लगा है, आपने चले इससे सिमरन दे दिया, कोई भी छोटा मोटा खड़ा। तो मैं ये कहता हूँ राजा साहब बसर इस्लाम और अमीर अब्बास साहब से कि वजीर जो सरकारी मुलाजिम है, वजीर है, मुशीर है, सेक्रेटरी है, उसकी जाती राय नहीं होती। जाती राय आपकी हो सकती है, अमीर की हो सकती है, अदनान की है, मेरी राय होती है। और ये जो 6 महीने उन्होंने किसे दिए हैं, मतलब ये कि एक और भी बदकिस्मती है राजा साहब थोड़ी सी, अगर आपको तारीख को पता हो, या तो मैंने पढ़ा ये है कि जनाब सुबह बैठे हुए होते हैं वजीर आजम और सदर, उन्हें ये नहीं पता होता कि शाम को उनकी गवर्नमेंट जा रही है। वो फोन उठा के कहते हैं डीजी बेनजीर भुट्टो का सुना लगाइए, भाई क्या हो रहा है, कह रहे नहीं कोई बात नहीं है। वो फोन नवाज शरीफ का आपको नहीं पता तकरीर लिखवाने ले गए थे नदी नाजी को लाहौर, उन्हें नहीं पता था कि शाम को 7 बजे 3 दिन पहले तैयारी हो गई है। और तो और भुट्टो साहब से पहले 3 दिन पहले तैयारी हो चुकी थी, उन्हें बाहर जाना है। तो ये 6 महीने तो बहुत करें। हाँ साहब को शायद अगर खुदा न करे उनकी हुकूमत अगर जारी होगी तो शायद सुबह को भी नहीं पता होगा कि जुल्फी बुखारी चौधरी मोदी बरेलवी साहब आपको खतरा ये लगता है कि 6 महीने से पहले चले जाएंगे सर? ISI कह रहा है फिट है, IB का चीफ कह रहा बिल्कुल सही सर, कुछ नहीं है। आपने अगर पास की हिस्ट्री पढ़ी है ऊपर किस तरह जाते हैं सर। मैं तो चाहता हूँ कि तारीख ना दोहराई जाए। बरेलवी साहब आपका खदशा बिल्कुल ठीक हो सकता है, पर तारीख बाज़ नहीं भी दोहराती, या अच्छी तारीख भी बन सकती है सर, तारीख बनाई जाती है। ये तो अच्छा वो 6 महीने पर, वो 6 दिन अमीर अब्बास साहब पहले ही बता सकते थे। सर गॉट द पॉइंट। अमीर अब्बास साहब, अख्तर मेंगल की नाराजगी के बाद मुझे लगता है ये कि शायद उन्होंने तो वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो अब सुलह नहीं कर रहे और वापस नहीं आ रहे, हुकूमती बेंचों पर नहीं आके बैठेंगे। क्या अख्तर मेंगल के जाने से, स्टैट तो ये कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है इमरान खान साहब को, इत्तेहादियों को मनाना और इत्तेहादियों का पास रखना इमरान खान साहब के लिए कितना जरूरी है सर? 2 बातें जल्दी से। एक तो बरेलवी साहब ने जो फरमाया है बिल्कुल मैं उससे मुत्तफिक हूं कि अगर कोई वजीर बात कर रहा है तो वो फिर पब्लिक स्टेटमेंट समझी जाएगी। और वो इंटरव्यू दे रहा है ना वजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, कोई ड्राइंग रूम डिस्कशन नहीं किया। जहां तक फरमाया राजा साहब ने, देखे जब इमरान खान साहब 26 साल तक कौम को सुबह शाम तब्दीली की यखनी पिलाते थे, उन्होंने उस वक्त हमें कभी भी ये नहीं कहा था। लेकिन आप कोई चीज खरीदती है जब दुकान से, दुकानदार आपसे कहता है कि भाई इसी वक्त चेक कर ले, यहां पे गारंटी है, घर जाके चले मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर इमरान खान को हमें कहना चाहिए था ना 26 साल तक कि भाई जब मैं मुंतखब होऊंगा तो मेरे 2 साल का मवाजना फिर नवाज शरीफ के 2 साल से करना, मेरे 3 का मवाजना जरदारी की 3 से करना। हमें तो बताया गया था कि मैं आके ऐसे तब्दीली लाऊंगा जैसे बिजली कौंध जाती है, ऐसे तब्दीली लाऊंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक ना IMF के साथ है, ना वर्ल्ड बैंक के साथ है, ना असेंबली में अक्सरियत के साथ है, ना ऑपोजिशन के मदद के साथ है। राजा साहब तशरीफ रखते हैं, मामूली सी बात बता रहा हूं, कम से कम अदनान मुझे पंजाब से हर महीने 15 से 20 फोन आते हैं, कम से कम हर महीने। लोग कहते हैं जी हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही है। ये राजा साहब अमीर भाई आपके इन सारे खदशात का जवाब दे दिया ना उन्होंने। इमरान खान साहब ने कह दिया काबीना में कि 6 महीने हैं, 6 महीने में वो तब्दीली लेके आओ जिसका मैंने वादा किया था। तो अब 6 महीने इंतजार कीजिए, हो सकता है वो तब्दीली आ जाए। 2 साल, देखिए ये फिर 2 साल में जग मारते रहे क्या? ये 2 साल किस खाते में गए? भाई एक जमहूरियत है, आप मोहम्मद बिन सलमान नहीं है कि आपसे सवाल नहीं हो सकता। अब तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसमें मिनट टू मिनट अकाउंटेबिलिटी है। अदनान हैदर साहब 5 साल के बाद हम नहीं पूछेंगे, हम तो ये लम्हा गुजरा हम आपसे पूछेंगे भाई साहब ये लम्हा गुजारा उसमें क्या किया। ये मॉडर्न एक बात सुनिए राजा साहब, अमीर अब्बास साहब ने मेरा रोल 0 कर दिया यहाँ पे। जी अमीर भाई बोल ले। देखिए पंजाब के अंदर 7.25 मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सहाफत को आप अगले प्रोग्राम में मुझे बुलाएगा, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। अगर पंजाब के 750 थानों में से किसी एक थाने में आपको FIR इज्जत डिग्निटी बगैर सिफारिश बगैर रिश्वत बगैर किसी नहीं, तो इसके लिए कौन सा आइन तब्दील करना था भाई? ये तो आइन में सर मैं गॉट द पॉइंट।
राजा साहब सवाल की गुंजाइश छोड़ी नहीं है मेरे दोस्त अमीर अब्बास ने। मतलब ये वो आवाज है जो हर तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वोटर उठाता है सर। अच्छा, ये वो आवाज है जो तहरीक इंसाफ का मुखालिफ भी उठाता है कि तब्दीली, नया पाकिस्तान, बेहतरी। यकीन करें सर, एक सड़क बनना क्या, एक गली की मुरम्मत होती मैंने नहीं देखी 2 सालों में सर। तो जो 2 सालों में नहीं कर सके वो 6 महीनों में क्या करेंगे? राज साहब, ओवर टू यू। जी सुनिए, अब इस मुल्क का जो बदनसीबी है वो ये है कि हमने जज्बात पे ज़्यादा जाना होता है, ग्राउंड पे। आप इस मुल्क के अदालती निज़ाम से शुरू करें। एक कमज़ोर और ऐसा अदालती निज़ाम है कि जिसको दुरुस्त करने में आपको 2 साल क्या, आपको बहुत सा वक्त चाहिए। आप इस मुल्क की पुलिसिंग का निज़ाम समझते हैं कि जो अंग्रेज़ के दौर से आ रहा है वो 6 माह में या साल में दुरुस्त होगा? नामुमकिन। अगर आप समझते हैं कि ये बड़े बड़े माफियाज, आप सिर्फ उनको माफियाज मत कहें, जरा माफियाज की डेफिनेशन देखें कि वो अगर मुल्क से बाहर, चाहे वो इनके अपनी पार्टी में हो या दीगर हो, उनके हाथ में बहुत सी चीजें हैं। ये वो शख्स है कि पहली दफा इनके खिलाफ इमरान खान खड़ा हुआ है, वो इनसे लड़ने के लिए तैयार है। ये दुरुस्त है कि उसकी सिलेक्शन या टीम में कमजोरियां हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो समझेगा। ये मत समझिए कि पहले दिन सर, ये मुल्क है कि लेबोरेटरी? राजा टीम आ साहब, जाएगी। ये मुल्क है या लेबोरेटरी के वक्त के नहीं, साथ आप वो देखिए ना, समझेगा? ये बातें करके अदनान, ये बातें करके लोगों को गुमराह मत कीजिए कि ये मुल्क, इस मुल्क को लेबोरेटरी क्या, इस मुल्क को तो ऐसा बनाया गया कि यहाँ सिर्फ लुटना है ते फुटना है। उस चीज को बताएं लोगों को कि ये मुल्क के साथ हुआ क्या है। जी राजा साहब के बारे में राजा साहब से कि आपने एफआईआर दर्ज करवानी है। पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून कहता है कि आप जैसे ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेके थाने में पहुंचेंगे, ये थानेदार के ऊपर लाजिम है कि वो एफआईआर दर्ज करे। बाद में भले आपको तफ्तीश में बरी कर दे। इसके लिए कौन सा कानून तब्दील करना है? सिर्फ डंडा उठा के ऐसे 30 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से राज साहब, 30 सेकंड। नहीं, ये दुरुस्त कह रहे हैं कि थाने का कल्चर अभी तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये कल्चर तब चेंज होगा कि जब आपकी रिफॉर्म्स आएंगी और इसके लिए कमेटीज बैठेंगी। डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये कल्चर कोई एक आपने आईजी ऐसा लगा देना है और तमाम पुलिसिंग ठीक हो जाएगी। ये अंग्रेज के दौर से लेके कानून साजी होनी है, और ये कानून साजी करनी है पार्लियामेंट। सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। क्या कर रहा है कि वो जब पार्लियामेंट में आते हैं। राजा अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।